लो मैंने कलम को धो डाला, लो मेरी ज़बां पर ताला है, ऐसी नज़्में लिखने वाले मशहूर शायर, कवि और साइंटिस्ट गौहर रज़ा साहब हमारे साथ हैं, जो कि एक आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं किसानों के समर्थन में। गौहर साहब, जो इस समय देश में चल रहा है, क्या नज़र में आता है, क्या जहन में आता है? तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो। अब ये सैलाब हैं और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं। ये जो सड़कों पे हैं, खुदकशी का चलन छोड़ कर आए हैं, बेड़ियां पाँव की तोड़ कर आए हैं। सौंधी मिट्टी की सबने कसम खाई है और खेतों से वादा किया है कि अब जीत होगी तभी लौट कर जाएंगे। तो जीत से पहले किसान तो हटने वाला नहीं दिखाई दे रहा। और मेरे जैसे लोग यहाँ पर इकट्ठा, टीचर्स, स्टूडेंट्स, हर तरह के बुद्धिजीवी, ये साबित हो रहा है कि नए नए सेक्शंस किसानों की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिला रहे हैं। मुझे सिर्फ उन लोगों पे ताज्जुब है जो खाना तो 2 वक्त का खा रहे हैं, रोटी तो बन रही है उनके घर में, चावल तो बन रहा है उनके घर में, लेकिन वो अपनी आवाज़ किसानों के साथ मिलाने के लिए बाहर सड़क पे नहीं। मेरा मानना ये है कि इस देश के हर शहरी को ये दायित्व है, ये ड्यूटी है कि वो किसानों की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाए। गौहर साहब, जो जिस तरह से नाकाबंदी हो रही है, कीले लगवा दी, पक्की सड़कें बनवा दी, बैरिकेडिंग कर दिया, इसको आपातकाल कहना ठीक रहेगा? क्योंकि अघोषित और आपातकाल में तो सारी चीज़ें हो ही रही हैं। पहली बात तो ये कि सहमी हुई सरकारें और सहमी हुई रूलिंग पार्टीज़ दुनिया के पूरे इतिहास में हमेशा ऐसा ही करती हैं। वो हमारा देश हो, पाकिस्तान हो, जर्मनी हो, लैटिन अमेरिका हो या अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, हमने हर जगह ये देखा है। अरब कंट्रीज़ में हमने यही देखा है। दूसरी बात जो आपने कही कि ये जो हदबंदियाँ हो रही हैं, ये 3 काले कानूनों को बचाने के लिए की जा रही है। ये पुलिस जो लगाई जा रही है, ये 3 काले कानूनों को बचाने के लिए लगाई जा रही है। लेकिन जब जनता उठती है, जब आवाम इकट्ठा होना शुरू होते हैं और वो अपने दिमागों में हदों को तोड़ देते हैं, जैसे हमें अभी होता हुआ दिखाई दिया। इन्होंने कहा सिख हैं, इन्होंने कहा खालिस्तानी हैं, इन्होंने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, इन्होंने कहा पाकिस्तानी हैं, इन्होंने कहा चीन का पैसा आ रहा है, इन्होंने कहा कनाडा से पैसा, ये सब कुछ की। लेकिन हरियाणा उठा, यूपी उठा और केरल तक ही आग फैल गई। तो रुकने वाली तो नहीं दिखाई दे रही। ये सहमी हुई सरकार कितनी भी कोशिश कर ले दमन से, तो ये काम नहीं चला पाए। और सब कई महीने से आंदोलन चल रहा है पंजाब में, हरियाणा में, अभी दिल्ली की दहलीज पे 70 दिन से लोग बैठे हुए हैं। सरकार पीछे हटती हुई क्यों नहीं दिख रही? ऐसी क्या इनके पीछे वजह है? क्या इसमें प्रधानमंत्री की वो गढ़ी हुई अजय छवि है कि यदि मैंने फैसला वापस ले लिया तो वो छवि टूट जाएगी, मेरा जो करिश्मेटिक नेचर मैंने एक, चाहे वो मीडिया के ज़रिए हो या आईटी सेल के ज़रिए हो, वो बनाया हुआ है, वो टूट जाएगा? ऐसा क्या बात है कि प्रधानमंत्री बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं? एक तरफ तो अहंकार है जो फैशिस्टों का नेचर होता है, वो अहंकार एक हद तक काम करता है। मेरा मानना ये है कि असल में ये किसानों और क्रोनी कैपिटल और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बीच में पिस गए हैं। ये कैच 22 सिचुएशन हो गई है इस सरकार के लिए। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनाया, हमने वो ड्रामा देखा है और हम सबको याद है कि किस तरह से एल.के. आडवाणी को बाहर फेंका गया कूड़ेदान में, और क्रोनी कैपिटल ने वादा किया कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर होंगे तभी हम पैसे देंगे। ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बहुत प्रेशर, सिर्फ जो देश की संपत्ति है उसे बेचने का मामला नहीं। प्रेशर ये है कि एक तरफ तो जो हमारे एसेट्स इस बीच में जनता के पैसे से तैयार किए गए थे, उन्हें तोड़ तोड़ के बेचा जाए, जो हमने देख लिया बजट के अंदर मौजूद है। दूसरी तरफ
जो एग्रीकल्चर हमारी बेसिस रहा है स्टेबिलिटी की, उसको अनस्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। किसान को बेचना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से रेलवेज़ को बेचा गया, जिस तरह से, उस तरह से इस सेक्टर को भी बेचना ज़रूरी है। अभी बजट में एलआईसी को भी आईपीओ उन्होंने खोला। एलआईसी को बेचना ज़रूरी है। एलआईसी अकेली दुनिया की सक्सेसफुल इंडियन एलआईसी अकेली है जो दुनिया में सक्सेसफुल इंश्योरेंस कंपनी है। बाकी सब जगह बुरे हाल हैं। तो कुछ पॉलिसीज़ थी हमारी, उसकी वजह से सक्सेसफुल थी। 5 करोड़ से शुरू हुई थी कंपनी, आज हज़ारों करोड़ रुपया सीधे गवर्नमेंट के ख़जाने में डालती है। इनको बेचना इनके लिए ज़रूरत बन गया है दबाव में आकर। तो अहंकार खाली नहीं है, इनकी समझ भी यही कि तोड़ तोड़ के देश के हर हिस्से को बेच दिया जाए। गौर साहब, एक आखिरी सवाल, आपने तो जी न्यूज़ या तमाम जो चैनल्स हैं उनसे माफ़ी मंगवाई है। इस पूरे आंदोलन पे आप मीडिया की कवरेज को कैसे देखते हैं? और दूसरी तरफ जो अल्टरनेटिव मीडिया हैं जिसके पत्रकार बहुत ही जोखिम के साथ में कुछ तस्वीरें वीडियो सामने लाते हैं, पुलिस गिरफ्तार कर रही है, इस भूमिका को आप कैसे देखते हैं? मैं शुरुआत से ही कहता रहा हूँ और दिन से ये बात कि मुझे सारी उम्मीद इस ऑल्टरनेटिव मीडिया से है। और मैं इसको ऑल्टरनेटिव मीडिया नहीं बल्कि मेन मीडिया मानता हूँ। अब जो गोदी मीडिया है, जो बिका हुआ मीडिया है, जो भोपू मीडिया है, वो ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ सरकार की बात करते हैं। ये जो आम जनता की आवाज़ उठाने वाला मीडिया है, ये जो सच बोलने वाला मीडिया है, ये जो सच्चाई को दिखाने वाला मीडिया है, मेरे दिल में सिर्फ इसकी इज्जत ही नहीं है बल्कि मुझे इससे बहुत उम्मीद है। मैं ये समझता हूँ कि इस मीडिया के लोग ऑलमोस्ट भगत सिंह के बराबर, और ये भगत सिंह हर गली कूचे में उठ रहा है, और इसको पकड़ के बंद करना, इसकी आवाज़ को ख़त्म करना, इसकी आवाज़ को दबाना, ये इनके लिए ज़रूरी हो गया। लेकिन ये आवाज़ को दबा नहीं पाएंगे। आज जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उसमें कितनी भी कोशिश कर लें, ये आवाज़ बाहर निकलेगी। आज जो हथियार है भगत सिंह के हाथ में, वो एक सेल फोन है, और उस सेल फोन का बड़ी खूबसूरती के साथ आवाम की आवाज़ उठाने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है। और इससे ये डरते हैं, क्योंकि इनका सबसे बड़ा डर होता है कि दूसरी आवाज़ ना पहुंचने पाए, इनकी आवाज़ के अलावा किसी की आवाज़ सामने आने ही ना पाए। इन हालात में मुझे बहुत उम्मीद है आपसे और आपकी चैनल से। बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मशहूर शायर और साइंटिस्ट गौहर रज़ा, जिनका कहना है कि ये जो आंदोलन है, जन आंदोलन, उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है और नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वो इसमें हिस्सेदारी दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं सुमित चौहान, कैमरा पर्सन आदित्य तिवारी के साथ। जय भीम, जय भारत।